हाय गाइस, मैं महेश अग्रवाल और स्वागत करता हूं आपका EIH इंस्टीट्यूशन में। गाइस, EIH इंस्टीट्यूशन में अभी अपन लीनियर अलजेब्रा पढ़ रहे हैं। लीनियर अलजेब्रा के साथ ही अपनी ग्रुप थ्योरी चल रही है। मैंने ग्रुप थ्योरी पर लेक्चर्स डाले हुए हैं और उनके लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। आप उस लिंक पर क्लिक कीजिए ताकि आप ग्रुप थ्योरी तक पहुंच जाए और वहां पर सारे वीडियोस आप देखिए। मैंने ग्रुप थ्योरी पूरी कंप्लीट की है और थोड़े बहुत जो लेक्चर बचे हुए हैं वो लेक्चर पर डे आ रहे हैं। ग्रुप थ्योरी जिस तरह से मेरे रेगुलर एक हर दिन आते हैं लेक्चर, इसी तरह से मेरे पास लीनियर अलजेब्रा के भी हर दिन लेक्चर आपको अपलोड होंगे। आपके पास लीनियर अलजेब्रा के हर दिन लेक्चर मिलते जाएंगे ताकि आपकी एजुकेशन अच्छे से हो, आप अच्छे से स्टडी कर पाए। ग्रुप थ्योरी में जिस तरह से मैंने आपको हर एक चीज, छोटी से छोटी चीज समझाई है बिल्कुल डीपली, इसी तरह से लीनियर अलजेब्रा में विद प्रॉब्लम्स, हम बहुत सारे यहाँ पे प्रॉब्लम्स करने वाले, तो विद प्रॉब्लम्स आपको हर एक छोटी से छोटी चीज समझाई जाएगी। तो बढ़ते अपन लेक्चर्स की तरफ, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस चैनल का और इस कोर्स का बेनिफिट मिल सके। तो बढ़ते लेक्चर की तरफ। चेंज ऑफ बेसिस, ठीक है, ये मुझे करना है। चेंज ऑफ बेसिस, पहले क्वेश्चन समझो क्या है कि भाई मेरे को टी ट्रांसफॉर्मेशन देती V/F2 W/F। ओके, इसकी डायमेंशन मान लो n है, इसकी डायमेंशन m है। क्लियर? तो इसके रेस्पेक्ट में मेरे पास मैट्रिक्स किस ऑर्डर की बनेगी? m/n ऑर्डर की, m/n ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी। तो ये बोलेगा कि भाई मैंने आपको बीटा दिया है, बीटा डैश दिया है। जरूरी नहीं है स्टैंडर्ड बेसिस, कोई भी बेसिस हो सकता है कि इन दोनों बेसिस के रेस्पेक्ट में मेरे पास मैट्रिक्स ये बन रही है टी। ओके, तो ये बोल रहा है कि मैं अगर आपको नया बेसिस गामा और गामा डैश दूं तो मेरे पास नई मैट्रिक्स क्या बनेगी? ऑब्वियस सी बात है m/n ऑर्डर की होगी। टी डैश बनेगी, वो टी डैश क्या होगी मेरे पास, मुझे ये चाहिए। ठीक है, तो टी डैश निकालने का एक सीधा साधा फॉर्मूला है कि टी डैश इक्वल्स टू क्यू इनवर्स ए पी। क्यू इनवर्स ए पी। अब क्यू इनवर्स क्या है कि भाई इसको मैं ऐसे लिख लो कि क्यू इनवर्स, तो क्यू को लिख लो, क्यू इनवर्स अपने आप समझ जाओगे। क्यू इक्वल्स टू मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ बेसिस ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन, कोफिशिएंट्स ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस ऑफ कोडोमेन। ठीक है, यानी कि मेरे पास ऑफ न्यू बेसिस ऑफ, न्यू बेसिस ऑफ, ओके, न्यू इंपॉर्टेंट है यहां पर कि जो भी मेरे पास कोडोमेन होगा उसका जो नया बेसिस आएगा ना गामा डैश, उसको आपको क्या करना है? बीटा डैश के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना और उन कोफिशिएंट से अपने को मैट्रिक्स बनानी है। और सिमिलरली पी क्या है? मैट्रिक्स फॉर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन न्यू बेसिस ऑफ डोमेन। डोमेन, ठीक है। तो हो सकता है आपको ऐसा समझ में ना आए, और देखो ये मैट्रिक्स है ना, तो क्यू इनवर्स की मैट्रिक्स निकलेगी, क्यू इनवर्स भी मेरे पास मैट्रिक्स निकलेगी। तो ये जो क्यू इनवर्स और क्यू ये जो होंगे ना, ये दोनों की दोनों मेरे पास क्या आएगी? स्क्वायर मैट्रिक्स आएंगी, दोनों की दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स आएंगी। अब देखो क्यू कहां से है मेरे पास? क्यू कहां से है? कोडोमेन से है। तो क्यू का ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर ऑफ क्यू कितना होगा? m क्रॉस m, m क्रॉस m। और क्यू का ऑर्डर m क्रॉस m है, इसका मतलब क्यू इनवर्स का ऑर्डर कितना होगा? वो भी m क्रॉस m होगा। और p, v की डायमेंशन कितनी है? n है ना, तो p का ऑर्डर मेरे पास होगा n क्रॉस n, n क्रॉस n। तो स्क्वायर मैट्रिक्स मिलेगी। अब बीच में मैंने क्या लिखा है? क्यू इनवर्स ए पी, और इसको a ना लिखो, इसको t लिख लो क्योंकि अपन ने t से डिनोट किया ना इसको। तो पुरानी मैट्रिक्स जो दी हुई है उसकी हेल्प से अपन नई मैट्रिक्स निकाल रहे हैं। तो क्यू इनवर्स टी पी, और टी का ऑर्डर क्या है मेरे पास? m/n। टी का ऑर्डर क्या है? m/n। तो देख लो इसका ऑर्डर जो मेरे पास नई टी डैश आ रही है, टी डैश आ रही है, उसका ऑर्डर कितना बन रहा है मेरे पास? m फिर इधर n, तो यानी कि m/n ऑर्डर बन रहा है मेरे पास। तो देखो अपन क्यू टी पी ये सब अपनो करना है, तो अपन सीधा एग्जांपल समझते हैं, तब ज्यादा अच्छे समझ में आएगा ये कि करना कैसे है। ठीक है, तो आप लोग एक फॉर्मूला याद रखना बस, क्यू इनवर्स टीपी। क्यू किसके लिए? कोडोमेन के लिए, पी किसके लिए? डोमेन के लिए। बस
क्यू तो मेरे पास कोडोमेन के लिए है और पी डोमेन के लिए है। तो देखो लिखते हैं अपन। तो क्वेश्चन है कि मेरे पास टी R2 ओवर R से R3 ओवर R है। ओके, कि सच दैट बीटा मेरे को दिया है स्टैंडर्ड बेसिस। एक बार तो मैं स्टैंडर्ड बेसिस लेके चलता हूं कि बीटा इक्वल्स टू E1 E2 यानी कि 1 0 एंड 0 1 एंड बीटा डैश जो कि कोडोमेन का बेसिस है E1 E2 E3 इसके रिस्पेक्ट में, यानी कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये मेरे पास होगा। ओके, तो मेरे को मैट्रिक्स दी गई है, मान लो मेरे पास मैट्रिक्स है कुछ इस तरह की कि 2 3 5। पहले तो कितने ऑर्डर की बनेगी? 3 क्रॉस 2 ऑर्डर की, है ना? 3 क्रॉस 2 ऑर्डर की। तो ऑर्डर फिक्स कर लो 2 3 5 1 0 2। मान लो मेरे पास मैट्रिक्स इस तरह की बन गई 3 क्रॉस 2 ऑर्डर की। ओके, अब मुझे दिया जाता है कि आपके पास गामा ये रहा कि भाई नया बेसिस गामा किसका? R2 ओवर R का। ओके, तो गामा मेरे पास नया बेसिस रहा कि भाई 1 2 2 1 2 ये तो मेरे पास LI नहीं होगा। 1 2 और इसके बाद 2 3 ये मेरे पास गामा R2 ओवर R का नया बेसिस दे दिया मेरे को। इसी तरह गामा डैश मेरे को क्या दिया हुआ है? 1 0 0 एक तो ये ले लो, 1 2 1 1 2 1 एंड 1 3 2 ये ले लो। तो ये मेरे पास बेसिस है नहीं, अपन चेक कर लेते एक बार, क्योंकि मैं अपने अंदाजे से ले रहा हूं तो चेक कर लेना ज्यादा अच्छा है। तो क्या है? 1 0 0 1 2 1 1 3 2। ओके, इसको मैं 1 2 2 3 कर दूं, 1 2 2 3 2 से करूंगा। हाँ, मेरे पास ये बेसिस है, LI है, पिवट एलिमेंट मेरा बन जाएगा। ये मेरा बेसिस है। अब बोलता है कि बी और बी डैश के रिस्पेक्ट में आपने मैट्रिक्स मेरी टी ये निकाली। ओके, तो अब मुझे गामा और गामा डैश के रिस्पेक्ट में टी डैश चाहिए, क्या होगी बताओ? और कितने ऑर्डर तो मेरे पास सेम रहेगा 3 क्रॉस 2। तो अगर मुझे ट्रांसफॉर्मेशन दी गई होती तो मैं क्या करता? ट्रांसफॉर्मेशन से ये बेसिस एलिमेंट रखता, इमेज निकालता, इमेज को इनकी लीनियर कॉम्बिनेशन में करता और कोफिशिएंट को कॉलम में लिख देता, ये कर देता। तो ट्रांसफॉर्मेशन तो मेरे पास नहीं है। दूसरा तरीका क्या है कि भाई टी मैट्रिक्स दी गई है ना, मैट्रिक्स से आप ट्रांसफॉर्मेशन निकालो, और ट्रांसफॉर्मेशन निकालने के बाद फिर ये इसकी मैट्रिक्स निकालो। तो ये बड़ा लंबा टास्क है। तो इसको कैसे करें कि टी डैश इक्वल्स टू क्यू इनवर्स टी पी। अब इसकी डायमेंशन कितनी है? कोडोमेन की डायमेंशन 3 है। इसकी डायमेंशन कितनी है? 2 है। तो क्यू का ऑर्डर कितना होगा मेरे पास? 3 क्रॉस 3। पी का ऑर्डर कितना होगा मेरे पास? 2 क्रॉस 2। ठीक है, तो क्यू देखो, क्यू कैसे आएगी? सबसे पहले तो अपन क्यू निकालेंगे, तभी तो क्यू इनवर्स आएगा। तो क्यू मेरे पास यानी कि क्यू किसके लिए? कोडोमेन के लिए। तो कोडोमेन के हर एलिमेंट को, सॉरी बेसिस के हर एलिमेंट को क्या करना है? पुराने बेसिस के एलिमेंट के साथ लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है। तो मेरे पास 1 0 0, तो इधर क्यू में साइड में बनाता हूँ, कितने बाई कितने की? 3 क्रॉस 3 की। तो क्या आएगी वो? नया एलिमेंट गामा डैश से उठा रहा हूं मैं। ओके, 1 0 0 इक्वल्स टू अल्फा 1, फिर इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है मेरे को कि भाई 1 0 0 प्लस अल्फा 2 0 1 0 प्लस अल्फा 3 0 0 1 0 0 1। ओके, सॉल्व करो इसको, क्या बनेगा मेरे पास? अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3। ओके, ये बनेगा। तो अल्फा 1 कितना है? 1, अल्फा 2 0, अल्फा 3 0, तो 1 0 0। इसी तरह नया बेसिस एलिमेंट रखोगे 1 2 1 1 2 1। तो देखो मैंने किया क्या था? नए बेसिस के एलिमेंट को, यानी कि नए बेसिस को मैं पुराने बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में कर रहा हूं। तो अल्फा 1 फिर 1 0 0 अल्फा 2, इसके बाद 0 1 0 अल्फा 3 0 0 1। अब मेरे पास अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, मुझे ये फाइंड करना है। कैलकुलेट करोगे तो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 ऐसा बनेगा। अल्फा 1 1 है, अल्फा 2 2 है, अल्फा 3 1 है, तो 1 2 1। इसी तरह इधर 1 3 2 बनेगा, 1 3 2। तो इधर क्या बनेगा? इधर भी मेरे पास 1 3 2 बनेगा। ठीक है,
अब मुझे चाहिए Q तो आ गया, Q इनवर्स चाहिए मुझे, तो Q इनवर्स अपन निकाल लेंगे बाद में, लेकिन मैं P निकाल लेता हूँ। ओके, तो P के लिए सेम भाई इस बेसिस के एलिमेंट को, नए वाले बेसिस को पुराने बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में करना है मुझे। ओके, पुराने बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में, तो 1, 2 इक्वल्स टू, मान लो मैंने कुछ लिख दिया, अल्फा 1 ही ले लो, चलो कोई दिक्कत नहीं है। और P के मेरे किस ऑर्डर की बनेगी? P बनेगी मेरे पास 2x2 ऑर्डर की, 2x2 ऑर्डर की, क्योंकि डोमेन की डायमेंशन कितनी है? 2 है, डोमेन की डायमेंशन 2 है। तो अल्फा 1, अल्फा 2, 0,1, तो मेरे पास क्या बनेगा? ये अल्फा 1, 0 प्लस अल्फा 2, सॉरी 0, अल्फा 2 ऐड करोगे आप तो क्या बनेगा? अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 1 1 आया, अल्फा 2 2 आया, तो 1 2। इसके बाद ये मेरे पास क्या है? 2 3 है ना, तो ये 2 3 बन जाएगा। अब सॉरी, अब देखो ये अपने पास स्टैंडर्ड बेसिस था, तो ये अल्फा 1 अल्फा 2 निकालने की कोई दिक्कत नहीं हुई। डायरेक्ट मैंने इनको क्या कर दिया? लीनियर, इनको मैंने कॉलम में लिख दिया, 1 2 2 3, 1 2 2 3, 1 0 0 1 0 0, 1 2 1 1 2 1, 1 3 2 1 3 2। क्यों? क्योंकि ये जो मेरे पास थे स्टैंडर्ड बेसिस थे। स्टैंडर्ड बेसिस होंगे तो फालतू कॉम्बिनेशन मत बनाओ, टाइम बचाओ, सीधा सीधा कॉलम में लिख दो। अगर स्टैंडर्ड बेसिस है पुराने वाले, अगर स्टैंडर्ड नहीं है, पर्टिकुलर गिवन बेसिस है, तो फिर आपको कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे। तो चलो यहां तक का मेरा काम हो गया। Q आ गया मेरे पास, P आ गया मेरे पास, तो अब मुझे चाहिए Q इनवर्स। Q इनवर्स तो डिटरमिनेंट कितना है इसका? 1, फिर 4 - 3, 1 इसका डिटरमिनेंट है, ठीक है। तो 1/1, 1 अपॉन Q इनवर्स 1/1, फिर इसके बाद इसके माइनस, तो 4 - 3 1, इसके साथ करोगे तो मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ इसको जल्दी जल्दी। ओके, तो इधर 0, फिर इसके साथ क्या था मैंने, तो 0, इसके साथ करोगे, ये मेरे पास 1 2 1 है, इसके साथ करोगे तो भी 0, इसके साथ करूंगा मैं तो 2 - 1, 2 - 1 मेरे पास -1 आएगा, इधर ये 1 बनेगा। इसके साथ करूंगा मैं तो 2, इसके साथ करूंगा मैं तो 2, सॉरी इसके साथ करना है ना, तो 1 आएगा मेरे पास ये। फिर इसके साथ करेंगे तो ये माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का बनेगा ये। ओके, साइन का आपको ध्यान रखना है, साइन क्या बनता है अपने पास? 2 - 1, 2 - 1 1 बनेगा, इसके साथ -1 आएगा। ओके, तो इनवर्स निकालते टाइम आपको साइन का ध्यान रखना है। माइनस के साइन का क्या बनेगा? तो 3 - 2, ये प्लस माइनस प्लस 3 - 2 1, फिर इसके बाद 3 - 0 -3, 3 बनेगा, माइनस के साथ -3 हो जाएगा, तो 2। ओके, तो मेरे पास ये Q इनवर्स बनेगा। एक बार चेक कर लो सही बनाया नहीं बनाया। Q इनवर्स, Q इनवर्स को Q से मल्टीप्लाई करोगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आनी चाहिए, आ रही नहीं आ रही देख लो। ये मेरे पास 1 1 1 है, क्या है ये? 1 1 1, ये 0 0। ओके, मल्टीप्लाई करते हैं 1, ये तो आ रहा है 1 - 2 + 1, ओके ये भी 0 आ रहा है। 1 - 3 + 2 0 आ रहा है ये। ओके, 0 2 0, ओके 4 - 3, ओके 6 - 6, ओके फिर इधर करोगे तो 0 2 -2 + 2, ओके 3, सॉरी -3 + का 4, ओके। तो मेरे पास Q इनवर्स ये रहा, Q इनवर्स मेरे पास ये है, तो मुझे चाहिए भी Q इनवर्स। तो आप T' निकाल लो इजीली। T' मेरे पास क्या बनेगा? Q इनवर्स क्या बना? 1 - 1 1, ओके 0 2 - 3 0 - 1 2। T क्या है मेरे पास? ये है, तो 2 1 3 0 5 2। P क्या है मेरे पास? ये है 1 2 2 3। ओके, तो मैं Q इनवर्स पढ़ा रहा हूँ यहाँ सब, इसका काम हो गया। अब बस सीधा मल्टीप्लीकेशन कर दो और आपका आंसर क्या आएगा मेरे पास कि भाई 2 - 3 -1 + 5, तो 4। ओके, 1 0 2 3 0 6 -15, तो -9। ओके, 0 0 -6 0 -3 + 10 7 0 0 4। फिर इसके बाद 1 2 2 3, यानी कि 4 and 6 10, 8 and 9 17, -9 -12 -21, -18 -18, -36, 7 and 8 15,
14 एंड 12 26। तो मेरी ये देखो कितने का कितने की बनी 3x2 की, ये भी कितनी थी 3x2। तो ऑर्डर सेम है, तो मेरी नई जो टी डैश बनेगी ना वो मेरे पास ऐसी बनेगी, ये बनेगी मेरे पास टी डैश। तो मुझे यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, जो पुरानी मैट्रिक्स थी मैंने उसी से बनाया। किया क्या है वापस समझ लो शॉर्ट में, कि जो नया बेसिस है उसको मैंने पुराने बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया। लीनियर कॉम्बिनेशन में जो कोफिशिएंट है उनको मैंने क्यू और पी में कॉलम में लिख दिया। क्यू और पी मेरे हमेशा क्या होंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे, चाहे आपकी टी जो भी हो, जो ट्रांसफॉर्मेशन का ऑर्डर चाहे जो भी हो, लेकिन क्यू और पी मेरे पास हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में होंगे। क्यों? क्योंकि अपने को इनवर्स निकालना होता है। क्यों इनवर्स निकालना होता है ना अपने को, इनवर्स निकालना होता है, इसलिए इनवर्स उसी का निकलेगा जो स्क्वायर मैट्रिक्स में होगा। ओके, इस तरह से अपने को करना है। तो देखो जब आपके पास स्टैंडर्ड बेसिस गिवन हो ना, तो आप डायरेक्ट टाइम बचाओ, डायरेक्ट शॉर्ट में इनको लिख दो। ओके, अब आपका टास्क ये है कि इस ट्रांसफॉर्मेशन से आप पहले नॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन, इस मैट्रिक्स से नॉर्मल मैट्रिक्स वो ट्रांसफॉर्मेशन निकालो कि टी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू मेरे पास क्या आएगा। ओके, आप वो निकालो और फिर उसके बाद इस नए बेसिस के, इन दोनों नए बेसिस के रेस्पेक्ट में चेक करो कि ये आती है नहीं आती है, यही आएगी। हो सकता है इधर कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो, मिस्टेक देख लेना, लेकिन जहां तक मुझे पता है यही आएगी बेसिस मैट्रिक्स। ओके, इस तरह से अपना चेंज ऑफ बेसिस है। तो ये मैंने R2 R3 इनमें बताया, आप मैट्रिक्स में भी कर सकते हो, आप पॉलिनोमियल में भी कर सकते हो। मैं आपको आइडिया दे देता हूँ करने का, जो मैंने पीछे एग्जांपल करवाए ना जितने भी सारे मैट्रिक्स पे, पॉलिनोमियल पे, ट्रांसफॉर्मेशन वाले, कि भाई ट्रांसफॉर्मेशन बनेगी नहीं बनेगी, तो उन पे आप बनाओ मैट्रिक्स, फिर उनके आप बेसिस खुद से लो। ठीक है, तो देखो जैसे कि मैंने ले लिया कि M2x2 ओवर R2, मैंने ले लिया P3 ओवर R, या P4 ले लो, P4 ओवर R ले लो। ओके, कुछ भी, तो मान लो इसका स्टैंडर्ड बेसिस क्या है मेरे पास, बीटा, जो कि स्टैंडर्ड बेसिस पता भी आपको कि 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 एंड 0 0 0 1। P4 ओवर R का, ये तो B है, बीटा है। P4 ओवर R का क्या है, डायमेंशन 4 + 1 5, Pn ओवर R की डायमेंशन n+1 होती है। तो 1x x² x³ x4, ये मेरे पास स्टैंडर्ड बेसिस है। ओके, तो मेरे पास नए बेसिस दे दिए, मान लो इसने दे दिया कि भाई 1 1 0 0, ओके 1 1 0 0, ओके 1 1 1 0, और इसने मान लो एक ऐसा दे दिया। चेक कर लेना बेसिस बना नहीं बना, ठीक है, ये बेसिस बना नहीं बना चेक कर लेना। चेक करना क्या है, बस LI देख लेना कि ये चारों LI है नहीं है। LI कैसे चेक करोगे भाई, वही पीवेट एलिमेंट 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1, है ना। तो इनमें देखना पीवेट एलिमेंट, अगर कुछ बेसिस नहीं बन रहे हो तो अपने हिसाब से बेसिस बनाओ। ये आपको खुद को सीखना है, प्रैक्टिस है ये। तो बना लेना जो भी हो, तो इनको इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखो और डायरेक्ट कॉलम में बना दो। तो क्यू इनवर्स AP, क्यू मेरे पास किससे निकलेगा, को डोमेन से निकलेगा, और P मेरे पास किससे निकलेगा, डोमेन से निकलेगा। क्यू का ऑर्डर क्या होगा, डायमेंशन कितनी है 5 है ना, क्यू का ऑर्डर 5 × 5। P का ऑर्डर क्या होगा, डायमेंशन 4 है तो 4 × 4। ओके, और T का ऑर्डर क्या होगा मेरे पास 5 × 4, कितना 5 × 4, तो T डैश भी मेरे पास 5 × 4 ही आएगी, क्योंकि क्यू इनवर्स TP करते ना अपन, क्यू इनवर्स TP, क्यू का ऑर्डर कितना है मेरे पास, क्यू इनवर्स TP, ऐसा करते हैं। क्यू इनवर्स का ऑर्डर वो भी 5 × 5, T का ऑर्डर 5 × 4, P का ऑर्डर 4 × 4। तो देखो यहां से 5, यहां से 4, तो क्या बचा लास्ट में 5 4, यानी कि T डैश में मेरी क्या आई है 5 × 4 क्या रही है। ठीक है, इस तरह से आप पॉलिनोमियल का जैसे आपको अगर बेसिस बनाना है, मैंने इसका बेसिस दिया नहीं है कि ये ले लो 1 + x 2 + 3x - x², 5 + 4x + 6x³, ओके, एंड 2 + 4x + 9x² + 3x4, ओके 1 2 3 4 5 हो गया क्या पूरे, x x² x³ x4, ओके ये मेरे पास हो गया। तो इसके रेस्पेक्ट में ये अपना P निकलेगा, सॉरी Q निकलेगा इसके रेस्पेक्ट में। तो क्या बनेगी इसकी मैट्रिक्स, इसकी मैट्रिक्स बता रहा हूं मैं। तो इसकी मैट्रिक्स, ये स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल है, स्टैंडर्ड बेसिस है, तो ये 1 है, तो ये 1 बन गया, 1 + x है, ये बन गया 2 + 3x +
ये 2 3 -1 0 0, फिर 5 4 0 6 0, फिर 2 4, कोफिशिएंट लिख रहा हूं मैं डायरेक्ट, ओके 9 0 3। ये मेरे पास क्या बन गई, ये P बन गई। ओके अपन ने क्यों लिखा ना, क्यों बनी है ये, क्या बनी है ये, क्यों बनी है। तो इस तरह से आपको अलग अलग बेसिस लेने हैं, खुद से बेसिस बनाओ और उनसे आंसर निकालो, क्वेश्चन बनाओ, ठीक है। मुद्दा था मेथड सीखना, मेथड इंपॉर्टेंट है। अच्छा तो ये हो गया। चलो अब मान लो कि कोई अगर मेरे पास बेसिस सेम हो गया, मान लो उसने दिया कि बीटा बीटा डैश, ठीक है। अब वो बोलता है कि मैं कोडोमेन का बेसिस मेरे पास क्या है, मेरे पास गामा डैश कुछ अलग है और डोमेन का बेसिस तो आपको बीटा ही रखना है, डोमेन का बेसिस मेरे को बीटा रखना है। तो क्या होगा, अभी अगर एक केस ये रहा, केस 1 केस 2, ओके। तो कोडोमेन का बेसिस गामा दे दिया, तो इसके रेस्पेक्ट में तो आप क्यों निकाल लोगे, ओके। यहां पे पी क्या होगा, पी यहां पर क्या होगा, तो पी यहां पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। क्यों होगी पहले वो भी देख लो कि भाई पी अपना पी इसी के रेस्पेक्ट में बनेगा, इसी के रेस्पेक्ट में। तो आप करके देख लो, मान लो आप ये नया बेसिस है, ये नया बेसिस यही है मान लो, तो क्या करोगे, अल्फा 1 1 0 0 0 प्लस अल्फा 2 0 1 0 0 प्लस अल्फा 3 0 0 1 0 अल्फा 4 0 0 0 1। अब अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 निकालो, 1 0 0 0। इसी तरह से जब यहाँ पे करोगे 0 1 निकालोगे तो 0 1 0 0, फिर यहाँ पे इसको हटा के 0, यहाँ पे हटा के 1, तो 0 0 1 0। फिर इसी तरह क्या है मेरे पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई, क्योंकि इन्हीं को आप इन्हीं के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख रहे हो, इन्हीं के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख रहे हो। नया बेसिस आपने यही मान लिया है, तो मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी। इसी तरह से मान लो डोमेन में मेरे पास कुछ अलग दे दिया, डोमेन में बेसिस मेरे को गामा दे दिया, कोडोमेन में सेम रखा, कोडोमेन में मेरे पास सेम रखा, तो मेरे पास क्या बनाएगा, गामा इक्वल्स टू बीटा डैश, और इसमें जो मेरे पास क्यू आएगी वो क्या आएगी मेरे पास, आई। ऑर्डर कितना होगा, जितनी इसकी डायमेंशन होगी, जैसे 5 × 5, ठीक है। इस तरह से अपने को करना है, इस तरह से अपने को करना है। तो एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जब भी आपके पास आपको मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन करना हो ना और टाइम बचाना हो, तो उसमें अगर आपको स्टैंडर्ड बेसिस दिया गया ना, स्टैंडर्ड बेसिस, कि जैसे कि एक एग्जांपल में लेता हूं, टी ऑफ R2/R से R3/R, ओके। टी ऑफ XY इक्वल्स टू, जैसे मैंने लिया था x + y x - y y, ये लिया था मैंने। स्टैंडर्ड बेसिस मेरे पास दोनों ही तरफ है, E1 E2, यानी कि इसको पूरा लिख लेता हूं मैं, बनाते टाइम आप पूरा लिखो, 0 1, ओके। बीटा डैश मेरे पास 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ओके, ये है मेरे पास। तो टी ऑफ 1 0 मेरे पास क्या आएगा, 1 1 0 1 1 0। टी ऑफ 0,1 मेरे पास क्या आएगा, 1 - 1 1 1 - 1 1, यही आएगा। तो अब आप करते क्या हो, लीनियर कॉम्बिनेशन बनाओगे, कोफिशिएंट्स निकालोगे और उनको मैट्रिक्स में लिखोगे, यही करोगे। अब स्टैंडर्ड बेसिस है ना, अगर कोडोमेन का अगर आपके पास स्टैंडर्ड बेसिस ही है, तो आपके पास जो आ रहा ना इधर, उन्हीं को आप डायरेक्ट कॉलम में लिख दो, 1 - 1 1, इस तरह से डायरेक्ट कॉलम में लिख दो। अगर कोडोमेन का मेरे पास बेसिस स्टैंडर्ड बेसिस है तो, ओके, स्टैंडर्ड बेसिस है तो ध्यान, स्टैंडर्ड बेसिस है तो डायरेक्ट कॉलम में लिख दो। ये अपना टाइम बचाता है, ठीक है, टाइम सेविंग है ये। बाकी आप कॉम्बिनेशन बना के निकालोगे तब भी आंसर आपका सेम आएगा, ठीक है। तो इस लेक्चर में अपना मेन था मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन और चेंज ऑफ बेसिस, ये अपना दो चीज जो मेन थी अपने इस लेक्चर में। अब नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे कि भाई मैट्रिक्स तो निकाल लिया अपन ने, अब मैट्रिक्स की जो प्रॉपर्टीज हैं, इसके जो फायदे हैं, अभी तक जो अपन ने पढ़ा है उसमें क्या क्या यूज हो सकता है मैट्रिक्स का, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। जैसे सिंगुलरिटी, इन्वर्टेबिलिटी, 1 1 on 2, भाई ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स दोनों एक ही तो है ना, तो मैट्रिक्स मेरी 1 1 on 2 होगी नहीं होगी, इसका मतलब ट्रांसफॉर्मेशन मेरी 1 1 on 2 होगी नहीं होगी। तो ये सब चीजें अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।